मैं प्रिया सेठ। चलिए देखते हैं हम आज कुछ और बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसके बाद हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिसका नाम है रस। तो रस को पढ़ने के लिए तो आप बहुत ही एक्साइट होंगे। तो इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जिसके ऑप्शन दिए हैं। चार ऑप्शन है जिसमें से एक सही होगा, उसी को आपको गेस करना होगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोज का संधि विच्छेद है। अब देखिए, मनोज का संधि विच्छेद है। संधि के विषय में तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, मनः धन उज है। दूसरा ऑप्शन मनो धन ज। तीसरा ऑप्शन है म धन नोज। चौथा ऑप्शन है मनः धन ज। तो गैस करिए कौन सा हो सकता है इसका ऑप्शन। ऑप्शन फोर्थ, यस, मनः धन ज। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट है। इसका देखिए, ये जो विसर्ग है ज से मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ये विसर्ग जो है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन ज इक्वल टू मनोज। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, छंदालंकार में कौन सा समास है। अब देखिए, इसको हमने एक शब्द में लिखा है छंद अलंकार को। तो छंदालंकार में कौन सा समास है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है। समास के विषय में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है तत्पुरुष समास। दूसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है द्वंद्व समास। और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, पहले हम देख लेते हैं सभी। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो प्लीज़ एक बार सभी से मैच करके देखिए राइट है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास विभक्तियों पर आधारित होती है। तो हम जानते कैसे हैं, उसको समझ कैसे सकते हैं किसी में कौन सा समास है। सबसे पहले हम उस शब्द को क्या करते हैं, दो पदों को आप तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं। तो छंदालंकार क्या हो सकता है, छंद और अलंकार हो सकता है। तो तत्पुरुष में ऐसा कुछ होता नहीं है। और यहाँ पर देखिए, छंद और अलंकार दोनों पद हमारे प्रधान भी हैं। तो दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं किस में, बहुव्रीहि में तो होता नहीं है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो द्वंद्व समास आपके सामने एक है, क्या, द्वंद्व समास। ये आपका राइट आंसर होगा, द्वंद्व समास। इसमें के दोनों पद प्रधान होते हैं और छंदालंकार में दोनों पद प्रधान है। कर्मधारय, इसमें भी कोई ना ही विशेष या विशेषण का संबंध है और ना ही उपमेय उपमान का। तो इसलिए हमारा द्वंद्व समास इसका ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, छंद और अलंकार इतरेतर द्वंद्व समास है, तो द्वंद्व समास इसका राइट ऑप्शन है। थर्ड क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई रचना है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई रचना है। तो देखिए, इसकी रचना कौन सी है हम देखते हैं। पहला ऑप्शन आपके सामने है, उसने कहा था। दूसरा, पंच परमेश्वर। तीसरा है, एक टोकरी भर मिट्टी। चौथा ऑप्शन है, इंदुमती। तो देखिए, ये जो प्रथम विश्व के पृष्ठभूमि पर लिखी गई रचना है वो आपका है उसने कहा था। इससे संबंधित एक बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। चलिए हम किसी और दिन किसी और वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो अभी हम इसे ही देखते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई रचना है उसने कहा था। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रथम लेखक हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रथम लेखक हैं, कौन है। फर्स्ट ऑप्शन कृष्णदास। दूसरा ऑप्शन है पंडित कामता प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है महर्षि पाणिनि। चौथा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमारा है अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रथम लेखक, फर्स्ट ऑप्शन इसका रॉन्ग है, सेकेंड भी नहीं है, इसका ऑप्शन थर्ड राइट है, महर्षि पाणिनि। तो ये जो अष्टाध्यायी ग्रंथ के प्रथम लेखक हैं तो महर्षि पाणिनि है। इन्होंने किस में लिखा था, प्रथम लेखक है तो इन्होंने किस में लिखा था, किस भाषा में, संस्कृत में। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत में अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी सर्वप्रथम। तो फिर उसका हिंदी अनुवाद भी किया गया था। तो हिंदी अनुवाद किसने किया था, पंडित कामता प्रसाद ने। इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद किया था और इन्होंने सबसे पहले संस्कृत में लिखा था।
तो और एक बात, ये पंडित कामता प्रसाद को क्या कहते हैं? साहित्य का पाणिनि भी इन्हें कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। पाणिनि मतलब महर्षि पाणिनि। तो किसे कहा जाता है? पंडित कामता प्रसाद को। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अकबर ने रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है रहीम, दूसरा ऑप्शन है आचार्य, तीसरा ऑप्शन है खाने खाना, चौथा ऑप्शन है बैरम खां। तो ये जो रहीम है, रहीम तो रहीम का नाम ही था, तो ये रॉन्ग है। आचार्य, तो रहीम के सामने कभी भी आचार्य लिखा नहीं जाता है, आचार्य रहीम होता नहीं है। खाने खाना, तो खाने खाना जो ऑप्शन है हमारा, ये राइट है। चौथा ऑप्शन पे भी एक बार हम ध्यान ज़रूर देंगे, बैरम खां। तो बैरम खां रहीम के पिता का नाम था। तो जो अकबर थे, तो अकबर के दरबारी थे, ये संरक्षक थे बैरम खां। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो अकबर ने रहीम को अपने संरक्षण में रखा और फिर इनका देखभाल उन्होंने किया, शिक्षा दीक्षा भी अच्छे से समुचित व्यवस्था किया और इनको उपाधि दी खाने खाना। इनकी प्रतिभा को ही देखकर अकबर ने इन्हें नवरत्नों में शामिल किया था। किसे? रहीम को। तो अकबर ने रहीम को कौन सी उपाधि दी थी? खाने खाना की उपाधि दी थी। चलिए छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पुराना संप्रदाय है, तो फर्स्ट ऑप्शन है रस, सेकंड ऑप्शन है छंद, थर्ड ऑप्शन है अलंकार। सबसे पुराना संप्रदाय रस संप्रदाय, छंद संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय। तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा फर्स्ट, रस संप्रदाय सबसे पुराना संप्रदाय है। चलिए अब हम रस के बारे में पढ़ते हैं। तो रस को इंग्लिश में कहते हैं सेंटीमेंट्स। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। काव्य के पढ़ने या सुनने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। साधारणतया रस का संबंध स्वाद से है, अर्थात जिसको हम टेस्ट कर सके, जिसका स्वाद ले सके, अर्थात जिसे चखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। लेकिन साहित्य में रस का संबंध, जब हम कोई काव्य, कहानी, नाटक या कोई भी साहित्य की विधा पढ़ते हैं तो हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है तो उसे हम कहते हैं रस। अब चलिए इसके आगे हम इसे थोड़ा और विस्तार से जानते हैं रस के बारे में। तो रस का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। इससे तो सभी जानते होंगे इस वाक्य को कि रस का प्राचीन उपलब्ध ग्रंथ क्या है? नाट्यशास्त्र है। मतलब प्राचीन समय में जो ग्रंथ उपलब्ध हुआ था नाट्यशास्त्र, उसी में रस का प्रथमतः वर्णन किया गया है। प्रथमतः मतलब सर्वप्रथम। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें रस शब्द का ही नहीं, उसके अंग उपांगों का भी सम्यक विवेचन है। अब देखिए ये जो यहाँ पे कहा है इसमें मतलब किसमें? नाट्यशास्त्र में। तो नाट्यशास्त्र में रस शब्द का ही नहीं, उसके अंग उपांगों का भी सम्यक विवेचन है। मतलब ये कि नाट्यशास्त्र में बस रस की परिभाषा नहीं बताया गया है, बल्कि उसके प्रकारों को भी अच्छी तरह से बताया गया है। सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, विवेचन मतलब विवेचना वर्णन। किंतु भरत मुनि से पूर्व भी रस सिद्धांत का आविर्भाव हो चुका था। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से भी स्पष्ट है। अब देखिए आप ये सोचेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट भरत मुनि कैसे आ गए? तो भरत मुनि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के प्रणेता हैं। इन्होंने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की थी। किसने? भरत मुनि ने। तो और सबसे पहला ग्रंथ भी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तब कैसे भरत मुनि से पहले भी रस का आविर्भाव हो चुका था। आविर्भाव मतलब प्रारंभ। किंतु भरत मुनि से पूर्व भी रस सिद्धांत का आविर्भाव हो चुका था। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से भी स्पष्ट है। अब देखिए भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से ही यह स्पष्ट है कि भरत मुनि से पहले मतलब नाट्यशास्त्र में रस का वर्णन किया गया, उससे पहले भी इसका आविर्भाव हो चुका था। चलिए हम इसे और विस्तार से जानते हैं। भरत पूर्व युग का कोई ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण भरतकृत अर्थात भरत मुनि द्वारा भरतकृत नाट्यशास्त्र ग्रंथ को ही माना जाता है।
क्या माना जाता है? प्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसमें रस का प्रथम उल्लेख किया गया है। मतलब ये कि जब भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस का उल्लेख किया तो उससे पहले भी उल्लेख किया जा चुका था, लेकिन उस समय का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र ग्रंथ में रस के वर्णन को ही सर्वप्रथम वर्णन मानते हैं। तो देखिए ये जो भरत मुनि है, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये किस काल के मुनि थे, किस काल के आचार्य थे। तो ये पहली या दूसरी शताब्दी के रह चुके हैं। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, भरत मुनि पहले या दूसरी शताब्दी। तो पहले या दूसरी शताब्दी में नाट्यशास्त्र ग्रंथ की इन्होंने रचना किया, जिसमें प्रथमतः इन्होंने रस का उल्लेख किया। यही रीज़न है कोई ग्रंथ उपलब्ध न होने के कारण कि हम नाट्यशास्त्र को ही सर्वप्रथम ग्रंथ मानते हैं जिसमें रस का उल्लेख किया गया है। तो चलिए हम और अच्छे से इसको जानते हैं। भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में इसका स्वरूप बताया है। अब इससे तो आप अच्छे से मतलब जान गए होंगे कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि नाट्यशास्त्र ही प्रथम ग्रंथ है। क्यों है ये हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो भरत मुनि ने सर्वप्रथम अपने नाट्यशास्त्र में इसका स्वरूप बताया है। स्वरूप बताया है मतलब इसका रूप बताया, इसकी परिभाषा बताया है। हम देखते हैं, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। ये देखने में आपको बड़ा सा लग रहा है ये शब्द, लेकिन ये वाक्य है। जब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाक्य है। तो ये देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन है बहुत ईजी, लर्न करने में बहुत ईजी है। हम पढ़ते हैं विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति है। जल्दी से पढ़ेंगे जल्दी लर्न होगा। 2-4 बार आप इसको अगर पढ़ते हैं तो आपको जल्दी से ये याद हो जाएगा। अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। निष्पत्ति मतलब उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होता है, रस उत्पन्न होता है। तो यहीं पर देखिए ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव यहीं पे आ गए हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, बस देखिए विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोगाद, संयोगाद देखिए रस, ये द्र का र आ गया है, रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से मतलब मिलन से, मेल से रस की निष्पत्ति होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं रस के अवयव। और हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, यदि आपसे कोई पूछे कि रस के अवयव या तत्व या रस के अंग कितने हैं, तो कितने बताएंगे आप? 4 बताएंगे। रस के अवयव हमने यहाँ पे लिखा है तत्व या अंग, कितने हैं? 4 हैं। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए कि रस के कितने प्रकार हैं, तो हम कितने बताएंगे? 9। रस के कितने प्रकार हैं? 9। देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9। रस के अवयव तत्व या अंग 4 हैं और रस के प्रकार कितने हैं? 9 हैं। तो चलिए हम यहाँ पे छोटा सा एक वो सारणी बनाए हुए हैं, जिससे टेबल से आपको अच्छे समझ में आएगा ये कि किस तरह से रस के अवयव होते हैं, उसके तत्व क्या होते हैं और कितने अंग होते हैं। सबसे पहले उसको हम जानते हैं। तो रस, तो देखिए यहाँ पे हमने चारों दर्शाया हुआ है। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है उसका अंग है संचारी भाव। तो देखिए इनके भी कई प्रकार होते हैं। स्थायी भाव भी कितने प्रकार के होते हैं? देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 9। तो देखिए पहला हमारा है रति, ये फर्स्ट है। रति स्थायी भाव है ये। उत्साह, शोक, क्रोध, हास्य, जुगुप्सा, भय, विस्मय, निर्वेद। जुगुप्सा मतलब होता है घृणा या नफरत। तो देखिए और विभाव जो होते हैं उसके भी कितने प्रकार हैं?
2 आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तीसरा हमारा रस का तत्व जो है अनुभाव है, तो उसके भी कितने प्रकार होते हैं? 4 सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। चौथा है संचारी भाव, इनकी संख्या 33 है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, इनके नामों को कि कितने कौन कौन से इसके नाम हैं। चलिए रस के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। तो ये जो हमारा रस है, तो साहित्य के अनुसार जब आपसे ये पूछा जाए कि साहित्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप कितना कहेंगे? 11। लेकिन वैसे आपसे पूछा जाए कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे? 9। रस की संख्या या रस के कितने प्रकार हैं? 9। या ऐसे पूछा जाए साहित्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तब आप कहेंगे 11। अब आप ये सोचेंगे कि हमने यहाँ पे 9 बताया तो हम 11 क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। हमारा 10वां है जो रस है, स्थायी भाव है, तो वो है हमारा स्नेह। स्नेह है हमारा स्थायी भाव 10वां। ये कब होता है? संतान के प्रति या माता पिता के प्रति प्रेम भाव। जब संतान का माता पिता से या माता पिता का संतान के प्रति प्रेम भावना आदि होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्नेह कहते हैं। 11वां हमारा है जो स्थायी भाव है देव विषयक रति। रति मतलब होता है प्रेम। तो देव विषयक रति ये कब होता है? ईश्वर के प्रति प्रेम। जब ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है, ईश्वर से जब हमारा लगाव होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? देव विषयक रति। और एक बात हम आपको बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भरत मुनि ने जब रस का उल्लेख किया, वर्णन किया, विवेचना किया अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, तो उन्होंने रसों की संख्या सिर्फ 8 ही मानी थी। तो उनके हिसाब से जब स्थायी रस 9 है, तो स्थायी भाव भी 9 ही, जब भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव 8 है, तो रस भी 8 ही थे। उन्होंने शांत रस को कोई भी रस नहीं माना था। चलिए, आपने तो बस अभी स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव अर्थात रस के अवयव को जाना, लेकिन रस के ये जो रस हैं, तो रस के विषय में आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से बताएंगे। थैंक यू।